मैं किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। मैं किसी और का हूँ फिलहाल। हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं जिसमें कुछ गानों की लाइनें हैं, तो कुछ कहावतें हैं, तो कुछ मुहावरे हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार और धाकड़ सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। तो इसको देखकर तो आपको गाने की याद आ गई होगी, बी प्राक वाले, अक्षय कुमार वाले, जिसमें वो कहता है, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो आज हम अंग्रेज बन गए हैं, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस तरह की अगर सेंटेंस कहीं हो जाए कि फिलहाल वाला है, तो उसके लिए हमें ट्रांसलेट क्या करना रहता है, एज ऑफ नाउ। तो इसको बहुत आसानी से कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, एज, ओ यार राइटिंग थोड़ा, एज ऑफ नाउ आई एम ऑफ समवन इल्स। तो अब अगर आपके सामने लाइन कोई हिंदी में गाए, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, तो आप इंग्लिश कर दीजिएगा, एज ऑफ नाउ आई एम ऑफ समवन एल्स। है ना बहुत ही आसान। दिमाग लगाना, इसे 10 सेंटेंस घर पे बनाना, एकदम रट्टा याद हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। क्या हुआ कि मैं रास्ते में जा रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा क्यों, तो उसने कहा मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तो यहाँ पे है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तो इसको क्या कहेंगे हम, आई आस्क्ड कैजुअली। तो जब मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि क्यों, मैं कहीं भी जाऊँ, तो उसने कहा मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तो उसको मैं कैसे कहूँगा, आई आस्क्ड कैजुअली। उसके बाद वो, मैं फिर जाने लगा, तो उसने कहा नहीं मुझे बता के ही जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं बता सकता, जिद करना बुरी बात है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जिद करना बुरी बात है। तो देखिए, इंसिस्टिंग, इंसिस्ट मतलब होता है जिद करना, इंसिस्टिंग इज ए बैड थिंग, या फिर हैबिट भी आप लिख सकते हैं। थिंग, थोड़ा राइटिंग इधर उधर है, 2-3 दिन में सही हो जाएगी, उसको प्लेन मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने कहा जिद करना बुरी बात है, तो उसने कहा कि मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ काम है जिस तरफ तुम जा रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। उसने कहा समझ में आया, समझ आया क्यों पूछ रहा हूँ, तो समझ आया। तो बहुत लोग इसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड बोल देते हैं, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड बोल देंगे, या फिर इसकी सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड बोल देंगे। तो लेकिन ये बहुत ओल्ड हो गया, मतलब बहुत अजीब सा लगता है, इसको कोई यूज नहीं करता। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, गाट इट। तो कोई किसी बात, किसी को आप कोई भी चीज़ समझा रहे हो, उसको ना, उसको समझ में आ जाए, मतलब आपकी बात खत्म हो जाए, कहती है गॉट इट, समझ में आया, वो कहेगा हाँ मुझे समझ में आया। और इसके बाद है मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब ये होता है कि मुंह से तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं जैसे लगता है कि मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन पीठ पीछे चाकू भोंकने की हिम्मत रखते हैं। तो इसी तरह है, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब आपको एहसास भी नहीं होने देंगे कि आपके दुश्मन हैं, लेकिन उनके पहले तत्पर रहेंगे आपको मारने के लिए। तो ऐसे ही है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा एक वर्ड का डिफरेंस आ जाता है। तो ए हनी टंग,
ए हनी टंग, ए हनी टंग, ए हर्ट ऑफ गाल, हर्ट ऑफ गाल। अब कुछ लोगों को यहाँ पे गाल नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मैं गाल बता दूँ। गाल क्या होता है कि हमारे पेट में गाल ब्लैडर होता है। गाल जो होता है वो खाने को पचाने का काम करता है, मतलब उसमें एसिड वगैरह रहते हैं, वो खाने को पचाता है। मतलब उसमें एसिड का काम जानते हैं आप, जला देता है हर चीज़। तो वैसे ही गाल है कि ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गाल। धूप सेंक लो, धूप में बैठना, सिट इन द सन तो बहुत हो गया। आप देखते हैं ठंडी है तो इसमें सेंका जाता है, तो जैसे कहते हैं तपता। हमारे यहाँ जो आग जलाई जाती है उसको तपता बोलते हैं, आपके यहाँ जो बोलते हैं उनकी जरूर बताइएगा। जैसे है तपता सेंक लो, तो बास्क इन द बोन फायर। वैसे ही धूप सेकना का हो जाएगा बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। और लास्ट वाला है, मैंने जैसे अपने दोस्त को कहा धूप सेक लो, तो कह रहा नहीं मैं नहीं सेकूंगा। तो मैंने कहा ज़्यादा भाव मत खाओ, नहीं तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी ठंडी में। तो ज़्यादा भाव मत खाओ, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। क्या? केवल एक वर्ड है, मतलब मेन एक वर्ड है, और ये सब तो उसके कंपोजर मतलब कंप्लीट करने वाले वर्ड है। डोंट एक्ट सो प्राइसी। प्राइस का मतलब आप जानते ही हैं, भाव होता है, यानी कि कितना मूल्य है उसका। तो प्राइसी, ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। हो गए 7 सेंटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वो है आँख मत मारो। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है विंक और एक ब्लिंक, जो कि जिसमें मैं बहुत दिन से डाउट में था कि विंक और ब्लिंक का रियल मीनिंग क्या होता है। ये 2 वर्ड हैं, विंक और ब्लिंक, जिसमें एक का मतलब, विंक का मतलब होता है आँख मारना, आँख मारना, और इसका मतलब होता है झपकाना। तो जैसे हमें कहना है आँख मत मारो, तो हम बस 1-2 वर्डों में कह देंगे, सिंपल सी लाइन में, डोंट विंक। और हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बचपन में आपने ये कहानी बहुत देखी होगी, जिसमें वो क्या होता है कि गधा, वो चोर आ जाता है, तो गधा परेशान होने लगता है, चोर हो गया। कुत्ता कहता है नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालिक घर पेट खाना नहीं देता। तो कुत्ता कुछ नहीं बोलता है, तो गधा चिल्लाने लगता है। तो गधा चिल्लाता है तो मालिक गुस्सा होकर उसे मार डालता है। तो यही हमारा सेंटेंस है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ए रोलिंग स्टोन, ए रोलिंग स्टोन gathers no moss। ए रोलिंग स्टोन gathers no moss। दरवाजे को कुंडी लगा दो। हमने बहुत पढ़ लिया, शट द डोर, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ये है वो है। लेकिन अब हमें देखना है दरवाजे को कुंडी लगा दो। कुंडी लगाते हैं ना, ऐसे कुंडी होते हैं दरवाजे में, ऐसे लगा देते हैं। नहीं, जो पुराने ज़माने दरवाजे होते थे उसमें ऐसे ऐसे मतलब ऐसे हुक लगा रहता है, उस पर ऐसे कुंडी लगाते हैं। तो वही हम देखेंगे, दरवाजे को कुंडी लगा दो। एक गाना भी बहुत चला था, कुंडी मत खड़काओ राजा, तो उसमें कुंडी आया था। तो कुंडी अब देखेंगे हम। तो इसके लिए एक वर्ड होता है नैच, नैच, नैच द डोर। तो ये हो गए आज हमारे के 10 सेंटेंस इंग्लिश टू हिंदी टू उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आऊँगा और आपको इंग्लिश मजबूती से के साथ सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।